हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जैसे कि हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, वो फिर ब्लड से मिक्स हो जाती है। उसके बाद वो हमारी बॉडी के जितने भी अलग अलग हिस्से हैं, वेरियस पार्ट है, वहाँ सब में वो क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ऐसे ही खाना जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज की फॉर्म में जो है हमारी बॉडी के हर एक जो हिस्सा है, वेरियस पार्ट्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसे ही पानी का भी है ना। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऐसे एनिमल और प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बारे में समझेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। यू हैव लर्न अर्लियर डैट ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए अब ऑर्गेनिजम्स को खाना, पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है, जो उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट होता है, वो भी जो है ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ से वो रिमूव होता है। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस अचीव्स? क्या आप जानते हैं या क्या आप ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? फिगर 7.1 हमें यहाँ पे दे रखा है, जिसमें हमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर एक हमें हार्ट दे रखा है, दिखा रखा है। साथ में अब ये देख रहे हो लाइंस, ये हमारी हैं ब्लड वेसल्स, जो कि वेन्स और आर्टरी, यानी कि हार्ट, वेन्स और आर्टरी, ये तीनों मिलके क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा वो बन जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ें मैं दिखा रखी हैं। वेन और आर्टरीज जो है ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं दोनों। तो ये जो ब्लड वेसल्स है क्या काम करती हैं? दे फंक्शन टू द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। ये जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं और साथ में मिलकर ये मिलके जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बनाती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें दे रखा है ब्लड। अब ब्लड क्या है, इसके अंदर हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि ब्लड को हम हिंदी में खून कहते हैं, लहू कहते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है जब आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो ब्लड फ्लो आउट, तो खून निकलने लग जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? लेकिन ब्लड क्या है? ब्लड इज फ्लूइड विच इज़ फ्लो इन ब्लड वेसल्स। अब ब्लड क्या होता है? फ्लूइड मतलब लिक्विड होता है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। जो आर्टरी और वेन्स हमने ऊपर देखी थी ना, उनमें बहता है, फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या काम करता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है ना, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जो है बॉडी के हर एक पार्ट तक जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है। साथ में क्या करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स टू द बॉडी। और ये जो हम जो सांस लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है लंग्स के अंदर, लंग्स से उस ऑक्सीजन को लेके बॉडी के हर एक सेल तक उसको पहुंचाता है ब्लड। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और साथ में जो ब्लड का ये भी काम है, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में होता है उसको भी रिमूव करता है बॉडी से। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अभी जो ब्लड है वो इतने सारे वेरियस सब्सटेंस जो है वो कैसे करता है? ब्लड इज द कंपोस्ट ऑफ द फ्लूइड कॉल्ड द प्लाज्मा। अब जो ब्लड है वो क्या है? एक फ्लूइड है ना, कंपोस्ट किससे? लिक्विड है। और उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? फ्लूइड को कहा जाता है प्लाज्मा। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो है ना, कई तरह के सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं इस प्लाज्मा के अंदर। अब वो सेल्स कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेली पूछ रही है, वाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड रेड? अब ब्लड का जो कलर है वो रेड क्यों होता है? अब जो प्लाज्मा है उसमें एक तरह का सेल होता है रेड ब्लड सेल, जिसको आरपीसी कहा जाता है। और ये जो रेड ब्लड सेल होता है ना, इसके अंदर एक रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, रेड पिगमेंट। ठीक है, अब ये बात आप याद रखो, हमारी बॉडी में जो ये फ्लूइड ब्लड होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के अंदर एक रेड ब्लड कलर का सेल होता है, रेड रंग का एक सेल होता है, जो जिसके अंदर विच कंटेन रेड पिगमेंट। और इसी रेड पिगमेंट की वजह से जो हमारा ब्लड है ना वो रेड दिखता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल। अब हीमोग्लोबिन ही जो है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्लड में एक सेल है रेड ब्लड सेल, इसी की वजह से जो जिसको हम हीमोग्लोबिन यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन के बारे में बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है ना, ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर हिस्से तक जो है, हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, किसकी वजह से? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से ही ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर हिस्से में ट्रांसपोर्ट होती है। इट विल बी डिफ़िकल्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स टू द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा हमारे ब्लड के अंदर
तो ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर सेल तक जो है वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती, वो एक क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा जो खून है वो रेड दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड पिगमेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सेल इसमें होता है प्लाज्मा के अंदर, वाइट ब्लड सेल। अब जो वाइट ब्लड सेल है वो क्या काम करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल जर्म्स जो एंटर हो जाते हैं उनसे वो लड़ता है। हमने पहला पढ़ा था रेड ब्लड सेल, जो कि हीमोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है हमारा वाइट ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में जर्म्स हो जाते हैं ना उनसे फाइट करता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तीसरा। उससे पहले यहाँ देखते हैं कि भूजो जो है वो गिर जाता है खेलते हुए, उसकी नी पे इंजर्ड हो जाता है और उसको कुछ कट लग जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो देखता है कि जो उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाती है, और रुकने के बाद जो है एक रेड कलर का क्लोट बन जाती है, जो कि उसके ऊपर, जो उसके कट के ऊपर प्लग्ड हो जाती है। जैसे कि हम भी कभी बाहर खेल रहे होते हैं, बच्चे तो गिर जाते हैं ना, तो खून निकलने लग जाता है, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, तो इनकी वो रेड क्लोट बन जाता है। अब जो रेड क्लोट होता है ना, तो भूजो बड़ा पजल्ड हो जाता है कि जो रेड क्लोट है ये कैसे बना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप। अब एक और टाइप का सेल होता है ब्लड के अंदर जिसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं प्लेटलेट की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो रुक गया और वो क्लोट बन जाता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो कॉन्टीन्यूसली जो ब्लड्स है वो बहता रहेगा। तो हमने ब्लड के अंदर देखा 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ये आपको याद रखनी है, ये ब्लड में 3 सेल्स होते हैं और तीनों का अलग अलग काम होता है। अब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स, जो हमने ऊपर आर्टरी और वेन्स देखी थी ना, तो ब्लड वेसल्स क्या है, देयर आर डिफिकल्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब डिफरेंट टाइप की जो है ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। आप जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेते हैं तो फ्रेश जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स में जाती है, और ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर वो जो हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में ट्रांसपोर्ट होती है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटीरियल इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब ब्लड क्या करता है, वो जो हमारे वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की तो ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करता है, ब्लड सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पिकअप करता है, यानी क्योंकि वो वेस्ट है। ठीक है, दिस ब्लड हैज़ गो बैक टू द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ यू हैव। देखो अभी हम नीचे एक ना फिगर दे रखी है, उससे भी समझेंगे। अब हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो ब्लड क्या करता है, उसको सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से ले लेता है। सेल से लेने के बाद उसको, यानी कि अब जब ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली हमारे सेल्स में से, तो इसका मतलब अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो जो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो कहाँ तक लेके जा रहा है, हार्ट पे लेके जाएगा। ठीक है, दिस ब्लड हैज़ गो बैक टू द हार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, फिर उसके बाद लंग्स में लेके जाता है, और लंग्स से फिर जो है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये जो हिस्सा जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये हम नीचे फिगर के साथ अभी समझेंगे। ठीक है, अब हमने क्लास 6 में देखा था 2 टाइप्स की जो है ब्लड वेसल्स थी, एक थी आर्टरीज, एक थी वेन्स, जो कि ऊपर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताई गई हैं। अब आर्टरी का क्या काम है, आर्टरी जो है हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और वो, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। ठीक है, आर्टरी का काम है उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के हर एक हिस्से तक लेके जाना, लेकिन पहले वो हार्ट में जाता है, उसके बाद वो बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले जाता है हार्ट में, हार्ट्स के बाद वो पूरी बॉडी में, ये हर हिस्से में जाता है, ये काम करता है आर्टरी। ठीक है, अब आप देखो इसके बारे में थोड़ा और यहाँ पे, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर। अब देखो आर्टरी में क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो हमारी जो पूरी ब्लड के साथ मिक्स होकर जो पूरी बॉडी में जा रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो से जाता है, बड़ी तेज़ी से जाता है और बहुत ही हाई प्रेशर से जाता है। तो हाई प्रेशर से जाने की वजह से जो हमारी आर्टरीज होती है ना, उसकी जो वॉल होती है बड़ी मोटी होती है। अगर पतली वॉल्स होंगी तो वो फट भी सकते हैं, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाता है
और उसकी ना बड़ी इलास्टिक वॉल्स होती हैं, यानी कि बड़ी स्ट्रेचेबल वॉल्स होती हैं। अगर ब्लड जो है अगर हाई प्रेशर से भी जाए तो वो उसको जो है वो सहन कर सके। ठीक है, तो ये हमारी है आर्टरी, ये आपको याद रखना। अभी वेन्स के बारे में भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दे रखा है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला गया है। इस एक्टिविटी में हमें यहाँ पे ना देखो ये करने के लिए बोला गया कि आपको इस तरीके से अपना हैंड लेना है और हैंड के ऊपर आपको ये फर्स्ट और सेकंड जो फिंगर है ना वो आपको यहाँ पर आपकी पल्स के ऊपर रखनी है। क्यों रखनी है अभी हम देखते हैं। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑफ द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। अब यहाँ पे आपने अपनी कलाई पे रखनी है। कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट, क्या आपको अपनी कुछ थ्रोबिंग मूवमेंट मतलब धक धक की मूवमेंट फील हो रही है आपको अपनी रिस्ट के ऊपर। वाई डू यू थिंक देयर इज द थ्रोबिंग, अब आप ये क्यों सोचते हैं कि थ्रोबिंग क्या हो रही है। थ्रोबिंग क्या होती है ये, दिस इज थ्रोबिंग कॉल्ड पल्स। पल्स को ही जो है थ्रोबिंग कहते हैं। जो धक धक की आवाज़ होती है ना धक 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 की, उसको ही थ्रोबिंग कहते हैं, जो हमारी रिस्ट में होती है। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग ऑफ द आर्टरीज। ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी बॉडीज़ में आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना। ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, जो रिच ऑक्सीजन ब्लड है वो आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, और उन्हीं वो जो आर्टरीज में फ्लो हो रहा है उसी की वजह से जो पल्स जो है उसमें थ्रोबिंग हो रही है, धक धक जो है वो हो रही है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट में कितनी बार जो है पल्स बीट आपकी चलती है। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट, कितनी पल्स बीट आपने काउंट कर ली। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी पल्स रेट होती है ना, पल्स 1 मिनट में जितनी बार बीट होती है उसको पल्स रेट कहा जाता है। अ रेस्टिंग पर्सन यूजिंग द पल्स रेट, अब जो नॉर्मल पर्सन, जो रेस्टिंग पर्सन होता है उसको जो नॉर्मल पल्स रेट होता है 70 to 80 के बीच में होता है पर मिनट। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी यू कैन फील पल्स। अब अपनी बॉडी के ना दूसरी जगह पे भी जो है आप इस पल्स को फील कर सकते हो, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ही आर्टरीज है ना। तो जब पूरी बॉडी में आर्टरीज है तो पूरी बॉडी में ही ब्लड फ्लो हो रहा है ऑक्सीजन वाला, तो हर जगह कहीं पे भी धक धक हो सकती है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट। अब 1 मिनट की आप पल्स जो बीट है उसको रिकॉर्ड करो, अपने क्लासमेट्स के साथ ये सब करो, और उसके बाद टेबल 7.1 में इसको आप यहाँ पर जो है इसको लिख दो। अब हम समझते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स क्या होती हैं। वेन्स आर वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो अब ये देखो वेन्स क्या है, वेन्स भी बस वेसल्स हैं और आर्टरीज भी वेसल्स हैं, दोनों ही ब्लड वेसल्स हैं। अब जो वेन्स होती है ना वो क्या काम करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और जो ब्लड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो आता है ना, तो वेन्स क्या करती है, उन कार्बन डाइज रिच ब्लड को जो है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट में से वो लेके आती है हार्ट तक। ठीक है, समझ में आई। अभी मैं आपको इस फिगर से समझाऊंगी, यहाँ से आपको जो है ना और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये काम जो है यहाँ से पहले आप समझ लो, उसके बाद आपको ऊपर का समझ आ जाएगा। ये देखो ये हमें दे रखी है यहाँ पे, ये हमारी है आर्टरी, ये हमारी है वेन। ठीक है, ये दो दे, अभी इन दोनों को समझो, क्योंकि अभी हम आर्टरी और वेन के बारे में समझ रहे हैं, फिर हम इनके बारे में भी समझेंगे। अब जो आर्टरी और जो वेन है उनका काम क्या, देखो आर्टरी क्या करती है, जैसे यहाँ ये लंग्स दिख रहे हैं आपको, लंग्स में से हमने ऑक्सीजन हमने अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद कहाँ आ गई, लंग्स में आ गई। लंग्स से फिर वो जो यहाँ पे पल्मनरी वेन देख रहे हो आप, ये पल्मनरी वेन है। देखो ये वेन है, ये पल्मनरी वेन है, ये आर्टरी है, ये पल्मनरी आर्टरी है, ये अलग अलग है, आप इनको एक मत समझना। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं, अब ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है, लंग्स में आने के बाद वो पल्मनरी वेन में आ गई, अब वेन में आने के बाद वो हार्ट में आ गई ऑक्सीजन। अब वो ब्लड के साथ जब मिक्स हो जाती है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें दे रखी है आगे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब जो वेन का काम है वो क्या करती है कि वेन जो है पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है उसको लेती है, और लेने के बाद उसको वेन्स जो है ब्लड में लेके जाती हैं। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आने के बाद वो उसको जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो उसको लंग्स में लेके आती है, और लंग्स के बाद वो जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये काम जो है वो वेन्स का और वेसल्स का, वेन्स का और आर्टरी का होता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ दे रखी है कि वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, हार्ट तक लेके जाती हैं। लेकिन जो वेन्स होती है ना, इसकी जो वॉल्स होती है बहुत ही पतली होती है, जबकि आर्टरी की क्या थी, बहुत थिक थी। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स।
विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड टू हार्ट। अब जो ये वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर ना वॉल्स होते हैं। अब वॉल्स क्यों होते हैं? ताकि जो ब्लड है वो एक ही तरफ जो है, आगे की तरफ ही जो है फ्लो करे, वो बैक ना आए। इसलिए इन वेन्स के अंदर जो है वो वॉल्स होते हैं ताकि ब्लड आगे की तरफ फ्लो करता जाए। ठीक है, अब आपको आर्टरीज और वेन्स समझ में आ गई। ठीक है, साथ में ये भी याद रखना कि पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, ये भी याद रखना। अब हम देखते हैं कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या है, इस अभी हम ये भी देखेंगे। कैपिलरीज क्या है? डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू द स्मॉल वेसल। आपने देखा यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, ये जो आर्टरी यहाँ से आ रही थी, ये जो आर्टरी यहाँ से आ रही थी, आगे आके ना स्मॉल वेसल्स पे जो है डिवाइड हो गई, बट गई। छोटे छोटे टिश्यूज यहाँ पे ना स्मॉल वेसल्स में डिवाइड हो गई। ऑन द रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरी। और यही जो आगे ये पतली पतली ट्यूब्स में बढ़ जाती है ना, मिलकर आगे जाके ये वेन बन जाती है। ठीक है, ये जो आर्टरी आ रही थी ये आगे जाके यहाँ पे डिवाइड हो गई, पतली पतली ट्यूब्स में चली गई, टिश्यूज छोटे छोटे यहाँ पे बन गए, और आगे जाके ये सब मिलके जो है फिर वेन बन जाती। यही हमारी कैपिलरी हैं। और कैपिलरी जो है ज्वाइन टू द फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी टू द हार्ट। ठीक है, एक तरह से देखो ये क्या है, आपस में ज्वाइन है यहाँ पे। फिर कहाँ जा रही है? ये हार्ट की तरफ जा रही है आगे। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। अब जो हार्ट है ना वो लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है पंप, धक धक जो है पंप उसमें होता रहता है। अब पंप क्यों होता है? वो लगातार पंप फॉर द, क्योंकि वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। अगर कोई भी पंप, देखो जैसे कि हमारे घर में पंप होते हैं, फैक्ट्रीज में पंप होते हैं, अगर वो 1 साल लगातार चलते रहे बिना उनको स्टॉप किए, अगर हमारे घर में भी देखो पंप लगा होता है, मोटर पंप होता है ना, अगर हम उसको एक दिन भी पूरा अगर हम चला ले सुबह से लेकर रात तक बिना उसको स्टॉप किए, तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन जो ये हमारा जो पंप होता है बॉडी के अंदर, जो हार्ट है, वो लगातार कॉन्टीन्यूसली जो है जब तक हम रहते हैं तब तक वो पंप करता रहता है। तो जो वो पंप की बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में होता है या फैक्ट्रीज में होता है, इसको हम 1 साल लगातार नहीं चला सकते, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक पंप नॉन स्टॉप। लेकिन जबकि हमारा जो हार्ट है वो लगातार नॉन स्टॉप पंप करता है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद द लोअर टिप स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड द लेफ्ट। अब हमारे लेफ्ट की तरफ हल्का सा वो झुका होता है चेस्ट कैविटी में। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक्स लाइक अ फिस्ट। जैसे कि आप अपनी हाथ की हथेली को अगर इकट्ठा कर लोगे ना तो एक मुट्ठी बन जाती है ना, इतना ही जो है वो हमारा हार्ट होता है, एक मुट्ठी के जितना। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। हमारे जो हार्ट का साइज है लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है। What will happen if the blood rich oxygen, the blood rich carbon dioxide mix with each other? क्या होगा जब blood rich ऑक्सीजन, यानी कि जब खून में ऑक्सीजन होगा और जब खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए तो क्या होगा। इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस फॉर हैपनिंग, ऐसा हो ना जाए कहीं ब्लड रिच ऑक्सीजन और ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हार्ट के अंदर ना 4 चैम्बर्स होते हैं। द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। 2 ऊपर पे चैम्बर होते हैं जिसको आर्टरिया कहते हैं, और 2 चैम्बर्स नीचे होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो ये 4 चैम्बर्स हैं, ये 2 चैम्बर्स ऊपर के हैं, ये 2 चैम्बर्स नीचे के हैं। तो ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखो ये पिक्चर है, तो जहाँ पे जो लेफ्ट है वो हमारी बॉडी का राइट होगा, जहाँ पे राइट है वो हमारी बॉडी में लेफ्ट होगा, यानी कि इसका ऑपोजिट होगा। अब आप इसको समझ जाना। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, और ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इनका क्या काम है अभी हम देखेंगे। ये 4 चैम्बर्स आपको समझ में आ गए। अब ये 4 चैम्बर्स यही काम करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिच ऑक्सीजन ब्लड और जो रिच कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है उसको आपस में जो है वो मिक्स नहीं होने देते, क्योंकि जो रिच ऑक्सीजन ब्लड है वो यहाँ से फ्लो करता है और रिच कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, इसलिए जो है आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। ठीक है, द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ब्लड रिच इन ऑक्सीजन the blood rich in carbon dioxide. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 7.3 and follow the arrow. These arrows show the direction of the blood from the heart. देखो 7.3 फिगर वही है जो भी हमने ऊपर समझा था।
मैंने आपको ये यहाँ पे जो है वो अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है रिच ब्लड ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से आता है और फिर यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो है वो हार्ट से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता है और लंग से होता है, बाहर चला जाता है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे हमें बोली है कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहेली ने भी ये पूछा था कि पहेली वंडर्स विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव द कार्बन डाई रिच ब्लड। वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और यहाँ पे कार्बन डाई रिच ब्लड होता है हार्ट पे जो 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। उसके बाद है यहाँ पे दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेयर इट पम्प्ड टू द रेस्ट टू द बॉडी, ठीक है, ये हमने ऊपर अभी समझ लिया था सारा, वही है ये। अब हम देखते हैं हार्ट बीट। द वॉल ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। अब जो वॉल्स जो चैम्बर्स की जो दीवारें हैं ना हार्ट के अंदर, चैम्बर्स की जो वॉल्स हैं वो मसल से बनी हुई हैं, और ये जो मसल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली रिदमिकली क्या करती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, यानी कि सिकुड़ती रहती हैं और फिर रिलैक्स नॉर्मल हो जाती हैं। चैम्बर्स की जो मसल्स हैं वो रिदमिकली मतलब कि लगातार क्या होती रहती हैं, सिकुड़ जाती हैं, फिर रिलैक्स हो जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से क्या बनता है, हमारा एक हार्ट बीट जो है, जो धड़कन है हमारी वो बनती है कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से। रिमेंबर डैट हार्ट बीट कॉन्टिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब हमें याद रखना है कि जो हार्ट बीट है वो लगातार एवरी मोमेंट, हर एक मोमेंट में हमारी लाइफ की जो वो क्या होती है, हार्ट बीट कॉन्टिन्यू जो चलती रहती है। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑफ योर लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अगर अपने चेस्ट की लेफ्ट साइड पे अगर आप हैंड रखेंगे, यू कैन फील योर हार्ट बीट। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अब जो डॉक्टर जो है हार्ट बीट कैसे चेक करते, कैसे फील करते हैं, स्टेथोस्कोप जो उनके पास होता है उनसे वो चेक करते हैं। आर डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप एज द डिवाइस द एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट बीट। वो जो स्टेथोस्कोप जो है उससे उसकी साउंड को एम्पलीफाई जो है थोड़ा तेज़ी से उसको सुन पाते हैं। It consists of a chest piece of that carries a sensitive diaphragm, 2 earpieces and a tube joining the part. Doctor can get clues about the condition of your heart. अब देखो स्टेथोस्कोप के अंदर एक ये चेस्ट पीस होता है जो हमारी चेस्ट पे लगाया जाता है, ये 2 ईयर पीस होते हैं जो कान में लगाए जाते हैं, और ये बीच में जो होती है इसकी ट्यूब होती है। इसी से डॉक्टर जो हमारे हार्ट का जो है वो पता लगाता है, साथ में इसी से डॉक्टर लंग्स को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाय लिस्टिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। अब हम देखेंगे किस तरीके से जो है स्टेथोस्कोप का जो एक मॉडल जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसके लिए हमें एक फ़नल लेने के लिए बोला गया जिसका डायमीटर 6 to 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके ऊपर हमें एक रबर ट्यूब जो है, यहाँ पर ये जो रबर ट्यूब देख रहे हो, ये रबर ट्यूब हमें यहाँ पे लगाने के लिए बोली गई है। और इसके बाद जो है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग रबर ट्यूब टाइटली ऑन द स्टैम्प ऑन द फनल, स्ट्रेच द रबर शीट। उसके बाद ऊपर ये रबर शीट लगाने के लिए बोली गई है, और बैलून आप लगा सकते हो ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड। तो इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा दो ताकि वो टाइटली जो है फिक्स हो जाए। पुट द ओपन एंड द ट्यूब ऑन योर ईयर्स। आप जो ओपन वाला हिस्सा है उसको ईयर्स पे लगा लो, और ये जो आपने फनल वाला हिस्सा है उसको अपनी आप चेस्ट पे यहाँ पे लगा के देख लो, और देखो क्या हार्ट बीट है, उसको आप यहाँ पे फिगर 7.2 में जो है लिख सकते हो। अब देखो उसके बाद जो माउथ द फनल ऑफ योर चेस्ट है ना, जो फनल का जो माउथ था उसको अपने चेस्ट पे लगा लिया, अपनी हार्ट बीट पे। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। अब ध्यान से सुनो, आपको अपनी जो थम्पिंग साउंड है वो आपको सुनाई दे रही है। द साउंड इज दैट ऑफ द हार्ट बीट। ये जो साउंड है इसको हार्ट बीट कहते हैं। हाउ मेनी टाइम डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट। अब 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट हो रही है, काउंट अगेन, दोबारा से आप इसको काउंट करो। आफ्टर रनिंग 4-5 मिनट। अब रन करने के बाद 4-5 मिनट के बाद देखो हार्ट बीट कैसी है, कंपेयर करो, ऑब्जर्वेशन करो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड द हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग रिकॉर्ड इन टेबल 7.2। देखो यहाँ पे पल्स रेट की भी बात हो रही है, यहाँ पे जो हार्ट बीट की भी बात हो रही है। और वो कह रहे रिकॉर्ड करो जो आपकी पल्स रेट है और जो आपकी हार्ट बीट है आपके फ्रेंड की क्या है, और रेस्ट करने के बाद देखो कितनी है, उन दोनों को आपने टेबल 7.2 में जो है आपने क्या करना है उसको लिखना है। अब आप जानते हैं कि कोई रिलेशनशिप होता है आपके हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में, रिलेशनशिप है। पल्स रेट क्या आती है, जो हमारी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या है, हमारी पल्स रेट होती है उससे। और हार्ट बीट किससे बनती है, जो हमारे
चैम्बर्स की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उससे हमारी हार्ट बीट बनती है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। देखो, ईच हार्ट बीट, जब एक धड़कन बनती है हमारे दिल के अंदर, तो उससे क्या जनरेट होती है, एक पल्स हमारी आर्टरी के अंदर जो है वो जनरेट हो जाती है। जब एक हार्ट बीट होती है तो उससे हमारी पल्स रेट जो है आर्टरीज में क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। जो पल्स रेट होती है पर मिनट, अब जो पर मिनट की जो पल्स रेट होती है उससे हमारी हार्ट बीट जो है वो इंडिकेट होती है। यानी कि दोनों जो हैं एक दूसरे से क्या हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं। क्योंकि देखो, हार्ट के अंदर भी हमारा जो ब्लड है वो हमारा हार्ट से होते हुए आर्टरीज में आता है, और आर्टरीज से फिर हमारी पल्स रेट बन जाती है जब वो फ्लो होता है। इसलिए दोनों जो हैं आपस में रिलेशन में हैं। रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट मेंटेन्स सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो रिदमिक तरीके से जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो बीटिंग करते रहते हैं, रिदमिक बीटिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड ऑफ सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहता है, हार्ट मेंटेन रहता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और साथ में वो जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और भी सब्सटेंसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक हिस्से तक। वो जो भी जानना चाहता है वो इस बात से हैरान है कि जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो होते हैं, अब जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा जैसे जो एनिमल्स जो होते हैं, क्या उनमें भी हैव अ ब्लड, उनमें ब्लड होता है? ऑल्सो है ब्लड। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट प्रोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो एनिमल स्पॉन्जेस और हाइड्रा के जैसे होते हैं उनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वो किस में रहते हैं, वो पानी में रहते हैं। जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा जैसे जो जानवर होते हैं वो पानी में रहते हैं, और पानी से ही उनको फूड और ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। और वो जब वही उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। अब जब पानी उनकी बॉडी से जब बाहर आता है तो उसके साथ वो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर मूव आउट कर देता है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड एनी सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक ब्लड। अब इसलिए ऐसे जानवर को किसी भी सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन इन एनिमल, कि किस तरीके से जो है एनिमल्स में एक्सक्रिएशन जो है वो होता है। Recall how carbon dioxide is removed waste from the body through the lungs during the exhalation। अब जब एक्सहेलेशन होता है उस समय पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेस्ट जो होता है रिमूव हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है लंग्स के थ्रू, है ना, सांस जो बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इसके साथ जो है जितना भी अनडाइजेस्ट फूड होता है वो भी जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसको इजेशन कहा जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखेंगे कि जो और भी जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कैसे जो है रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। अभी आप ये हैरान होंगे जान के कि यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल, ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, मटेरियल्स कम फ्रॉम। When our cells perform their function, जब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं अपने जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, जब वो अपना काम कर रहे होते हैं, उस समय पे क्या होता है, बहुत सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जो कि दीज आर टॉक्सिक, जो कि जहरीले होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और इनको हमारी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के अंदर जितने भी ये वेस्ट जिसको रिमूव किया जाता है ना, हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है, सेल्स में जो जब वो काम करते हैं अपना, तो उस समय पे बहुत सारा जो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है ना, बहुत वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, उसको रिमूव करना होता है। और रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो जहरीला होता है, और उसी को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है ना उसको एक्सक्रिएशन कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो एक्सक्रिएशन होता है, ठीक है। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन फ्रॉम द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रिएशन है ये पार्ट जो है हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का ही एक जो पार्ट है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ह्यूमंस में क्या है उसके बारे में हम अब समझेंगे। द वेस्ट विच प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब जो हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, उसको भी हमारी बॉडी से क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। देखो अभी तक हम यहाँ पे हमने देखा, ऊपर हमने देखा कि जो हमारे सेल्स में वेस्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं और उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। ऐसे ही हमारे ब्लड के अंदर भी जो है वेस्ट जो होता है उसको भी हमें रिमूव करना होता है। अब वो कैसे रिमूव होता है उसके बारे में देखते हैं।
हाउ कैन दिस बी डन? A mechanism of filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in kidney. अब किडनीज के अंदर एक ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिससे हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है. When the blood reach to kidneys, जब ब्लड हमारा 2 किडनीज में जाता है, it contain useful and harmful substance. तो उस समय ब्लड के अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों ही सब्सटेंसेस होते हैं. तो जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसको तो ब्लड में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो जो है यूरिन के थ्रू जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाता है. ठीक है, क्या जो वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट सब्सटेंस ब्लड के अंदर होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में और यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाता है फ्रॉम द किडनीज. द यूरिन गोज इनटू द यूरिन ब्लैडर. अब किडनीज में से, फ्रॉम द किडनीज में से क्या होता है, जो यूरिन जो जाता है वो यूरिन ब्लैडर के अंदर जाता है थ्रू, अभी हम इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेट्रस. अब देखो यहाँ पे हमारा किडनी है, किडनी से जो देखो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ये जो पाइप्स देख रहे हो ये यहाँ से ब्लड आ रहा है. अब ये जो वेसल्स हमने ऊपर पड़ी थी ना, ये वही वेसल्स है. जो रेड वाली थी वो आर्टरीज थी और जो ब्लू वाली थी वो वेन्स थी. अब यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, किडनी में जा रहा है. यहाँ से वो प्योरीफाई होके जो है अब जो यूरेट्रा के थ्रू जो यूज़फुल वाला ब्लड होगा वो तो वापस जो है यूज़फुल वाले जो सब्सटेंस होंगे वापस वो तो ब्लड में चले जाएंगे, लेकिन जो वेस्ट है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो हमारा ये जो पाइप आप देख रहे हो यूरेटर के थ्रू जो है वो यूरिन ब्लैडर के अंदर आता है. यूरिन ब्लैडर के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाता है. उसके बाद जो ये यूरेथ्रा ट्यूब आप देख रहे हो इसके थ्रू जो है वो यहाँ से जो है वो यूरिनरी ओपनिंग से वो बाहर आ जाता है यूरिन. इस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ना अच्छे से याद रखनी है. जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यही फिगर बनानी है और ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पर यही चीज़ नीचे लिखी हुई है जो भी हमने ऊपर समझी है कि जो ट्यूब लाइक यूरेटर्स होता है यहाँ से इट इज़ स्टोर इन द ब्लैडर एंड पास थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा. अब यूरेथ्रा से होते हुए, इस यूरेथ्रा मस्कुलर ट्यूब से होते हुए जो वो बाहर आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता है. अब जो किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर्स है, यूरेथ्रा है, ये सब क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है. ठीक है, एन अडल्ट, अब अडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर नॉर्मली जो अबाउट 1 से 1.8 लीटर यूरिन जो है एक दिन के अंदर वो जो है वो एक्सक्रिएट होता है. द यूरिन कंसिस्ट 95% यूरिन के अंदर पानी होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो होते हैं. वी ऑल एक्सपीरियंस डैट वी स्वेट अ हॉट समर डे. हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि जब बहुत गर्मी होती है ना तो क्या होता है, बहुत पसीना आता है ना, स्वेट होता है. तो ये क्या है, अब पसीने के अंदर जो स्वेट के अंदर क्या होता है, इसमें वाटर भी होता है, सॉल्ट भी होता है. भूजो हैज़ सीन दैट सम टाइम इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन क्लोथ्स. हमने भूजो ने देखा कि कई बार गर्मियों में ना वाइट पैचेस पड़ जाते हैं कपड़ों के ऊपर, क्योंकि जो स्वेट होता है ना उसमें वाटर और सॉल्ट दोनों होता है. पानी तो सूख जाता है लेकिन जो सॉल्ट के पैचेस जो कपड़ों पे पड़ जाते हैं, स्पेशली कहाँ पे पड़ते हैं, अंडर आर्म्स में. दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट. इससे पता चलता है कि जो स्वेट के अंदर ना क्या होता है, प्रेजेंट होता है नमक. इसके साथ डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या जो स्वेट है वो और भी फंक्शन करता है. वी नो डैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पोट इन कूलर, जैसे कि मटका जो होता है उसके अंदर जो पानी रखा जाता है, दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पोट विच इज़ कॉज कूलिंग. अब जो मटके के अंदर जो पोर्स होते हैं उससे क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट होता है. देखो मटके के अंदर की जो हीट है वो जो मटके के पोर्स हैं उनमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, इनकी हीट को वो बाहर की तरफ जो है मटके के पोर्स वो बाहर की तरफ हीट को वाटर इवेपोरेट करके बाहर की तरफ खींच रहे हैं जिससे कि मटके के अंदर का पानी ठंडा रहेगा. ऐसी जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी में जो हमारा स्वेट होता है, जो पसीना होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर की हीट होती है वो भी क्या हो रही है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है. वो जो पसीना है हमारी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, ठंडी रहती है. ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है पहेली के मन में. पहेली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल ऑल्सो यूरिनेट, कि जो और भी एनिमल्स हैं उसी तरीके से जो है वो यूरिनेट करते हैं.
तो यहाँ पे बताया गया है द वे इन विच वेस्ट केमिकल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जो एनिमल्स जो होते हैं, जो उनकी बॉडी जो वेस्ट को रिमूव करती है, वो डिपेंड करता है कि उनके बॉडी के अंदर पानी कितना है। अब जो एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फ़िश होती है, जब वो एक्सक्रिएट करती है तो वो वेस्ट जो उसका बाहर निकलता है वो अमीनो के रूप में जो है वो बाहर निकलता है, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है अमीनो, ठीक है। और जो लैंड एनिमल जैसे कि बर्ड, लिजर्ड, स्नेक्स जब एक्सक्रिएट करते हैं तो उनका जो एक्सक्रिएट होता है वो सेमी सॉलिड होता है, ना तो वाटर होता है ना पूरी तरह से सॉलिड होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। वाइट कलर का एक कॉम्पोनेंट होता है जिसको यूरिक एसिड कहते हैं। उसके साथ जो ह्यूमन के अंदर जो मेजर एक्सक्रिएटरी होता है वो होता है यूरिया, यानी कि जो ह्यूमन्स के अंदर से एक्सक्रिएटरी होती है वो यूरिया के रूप में होती है। सम टाइम अ पर्सन किडनी मे स्टॉप, कई बार किसी पर्सन की जो किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस समय पे उनकी जो किडनी फेल हो जाती है, तो उस समय पे उनको आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है उनका ब्लड फिल्टर किया जाता है, जिसको डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। हमने ह्यूमन का भी देखा है इसके अंदर और साथ में हमने एनिमल्स का देख लिया। अब हम देखते हैं प्लांट्स का। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि डेट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड द ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हमने क्लास 6 के चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो पानी और मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पौधे कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। मिट्टी के अंदर जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं पत्तियों तक। द लीव्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम द प्लांट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो पत्तियां हैं वो खाना बनाती हैं पानी का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके। जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं तो वो क्या प्रिपेयर करती हैं, फूड। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 6, आपने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था कि फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल एंड ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। साथ में हमने ये भी पढ़ा था क्लास 6 में कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा खाना ही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें एवरी सेल, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स के जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल्स को जो है ये फूड की रिक्वायरमेंट होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उनको एनर्जी मिल सके ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ने की, ठीक है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट विचुअल एक्टिविटीज, जिससे हम जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी तो हम एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल एंड ऑर्गेनिज्म, इसलिए जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। Have you ever wondered how water and nutrients observed by the root are transported to the leaves? Have you ever wondered, क्या आप ये जानते हैं या आपको ये जान के हैरानी होगी कि हाउ, कैसे जो है पानी और जो न्यूट्रिएंट्स है वो जड़ों से जो है कैसे कि वो ट्रांसपोर्ट होता है पत्तियों तक, ठीक है। यहाँ पे आपने कभी सोचा है कि कैसे जो पानी जो है वो रूट से लेके पत्तियों तक ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे वहाँ तक पहुँचता है। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स कैरी टू द पार्ट विच कैन नॉट बी मेक, कैसे जो है खाना जो है जो पत्तियों में प्रिपेयर होता है, पत्तियों में खाना जो बनता है वो कैसे पौधों के हर हिस्से तक जाता है, जहाँ पे खाना नहीं बनता वहाँ पे भी वो जाता है। यानी कि पानी और फूड दोनों जो हैं कैसे जो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक जाते हैं, ये कैसे होता है, कभी आपने सोचा इस बारे में? इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, देखो प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट। अब प्लांट्स जो ऑब्जर्व करता है पानी और मिनरल्स वो जड़ों से करता है। द रूट्स हैव रूट हेयर, अब रूट के अंदर जो है वो रूट हेयर होती है। जो रूट हेयर होती है वो इंक्रीज करती है सरफेस ऑफ रूट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। अब जो रूट्स हेयर होती हैं वो क्या करती है, रूट्स का यानी कि जड़ों को क्या कर देती है, उसका जो सरफेस एरिया उसको बढ़ा देती है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो सके, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो पानी के अंदर जो घुले होते हैं वो ज़्यादा जो है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, वो ज़्यादा ऑब्जर्व हो सके। तो रूट हेयर्स ये काम करते हैं। रूट हेयर इज इन अ कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं किससे, विद द वाटर, पानी के अंदर जो प्रेजेंट होता है, किसके बीच में, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी प्रेजेंट होता है उससे वो रूट हेयर जो है कांटेक्ट करता है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव फ्रॉम रूट टू द लीव्स, क्या आप बता सकते हैं कैसे जो है पानी जो है जड़ों से पत्तियों तक जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट,
किस तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है। भूजो थिंक्स दैट प्लांट में हैव पाइप टू ट्रांसपोर्ट द वाटर टू द एंटायर प्लांट लाइक वी हैव इन अवर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। अब भूजो को ऐसा लगता है कि जो प्लांट्स के अंदर ना पाइप्स होती हैं जो पानी को जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं पत्तियों तक, जैसे कि हमारे घरों में पाइप होती हैं। तो वैसे तो यहाँ पे भूजो जो है बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा ही होता है। वेल भूजो इज़ राइट, प्लांट्स हैव द पाइप लाइक वेसल्स टू द ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स में भी एक पाइप लाइक वेसल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर जो पानी को जो है मिट्टी ट्रांसपोर्ट करती हैं, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में से। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। अब वेसल्स के अंदर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो कि फॉर्मिंग किससे बनते हैं, वस्कुलर टिश्यू से जो हैं वो बनते हैं। अब जो ये टिश्यूज़ जो हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ये जो टिश्यूज़ हैं वस्कुलर टिश्यूज़ जो है एक ग्रुप ऑफ, जिनके बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनता है, डेट परफॉर्म, जो एक स्पेशल फंक्शन जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर करता है। ये जो वस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या करते हैं, पानी और न्यूट्रिएंट्स को जो है प्लांट्स में से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको जाइलम कहा जाता है। देखो मैं आपको इस ट्री से यहाँ पे एक समझाती हूँ। ये यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, ये देखो, ये जो आप ग्रीन कलर, ये आप जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये है जाइलम। ये जाइलम क्या करता है, नीचे से जो पानी लेता है उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को ऊपर तक जो है वो सारा ट्रांसफ़र कर रहा है। ये किससे हो रहा है, ये जो है ये काम जो है वस्कुलर टिश्यूज़ जो इसके अंदर हैं, जो कि बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, वही वस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, जिसको जाइलम कहा जाता है। ठीक है, वस्कुलर टिश्यू ये जो काम करते हैं उनको जाइलम कहा जाता है। जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यू नेटवर्क द चैनल दैट कनेक्ट्स रूट टू लीव्स टू द स्टेम एंड द ब्रांचेस दैट दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। अब ये जो जाइलम है ये लगातार ये जो काम जो है करता रहता है, उसका एक चैनल बना हुआ है कि वो जो नीचे से रूट से पानी ले रहा है वो पत्तियों तक पहुंचा रहा है, ब्रांचेस तक स्टेम्स में लेके आता है, फिर पत्तियों में, ब्रांचेस में वो ट्रांसपोर्ट करता रहता है पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, ये काम किसका है, जाइलम का है, आपको याद रखना है। उसके बाद है पहेली सेज हर मदर पुट्स लेडी फिंगर एंड अदर वेजिटेबल वाटर इफ़ आर सम वॉट ड्राई, शी वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंटर्स इनटू देम। अब वो जानना चाहती है कि सब्जियों के अंदर जो पानी है वो कैसे आता है, उसके बारे में वो यहाँ पे जानना चाहती है। देखो कैसे होता है, यू नो डैट लीव्स सिंथेसिस फूड। अब हम जानते हैं कि जो है पत्तियाँ खाना बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो खाना है वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स में जाता है। दिस इज़ डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फाइलोम। अब ये जो टिश्यू है, देखो हमने एक वेस्कुलर टिश्यूज हमने ऊपर पढ़े थे जो सेल से मिलके बनता है। एक वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जाइलम है, दूसरा हमारा वेस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारा फ्लोएम है। ठीक है, तो दो वेस्कुलर टिश्यू की यहाँ बात हो रही है। देखो इसमें, देखो पिक्चर में, ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये हमारा जाइलम है, और ये जो पिंक कलर का देख रहे हो ये हमारा फ्लोएम है। ठीक है, ये क्या काम करता है, हमने यहाँ पे पढ़ा, फ्लोएम का जो काम है वो है कि जो पत्तियों में जो खाना बनता है उन खानों को फ्लोएम जो है वो पौधे के हर एक पार्ट तक जो है उसको पहुँचाता है। और जो जाइलम था वो क्या काम करता था, वो पानी को जड़ों से लेकर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को जड़ों से लेकर वो पानी को ऊपर तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है, स्टेम से लेके जाता है और वो ब्रांचेस में और पत्तियों में पानी को पहुंचाता है। और फाइलम जो है वो खाना जो है वो सब जगह पहुंचाता है। द जाइलम एंड फाइलम ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस प्लांट। अब जाइलम और फाइलम जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो सब्सटेंसेस है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। 7.3 एक्टिविटी में मैं यहाँ पे बोला गया, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। वैसे हमने क्लास 6 में भी एक्टिविटी करी थी। ऐसे आपको एक टम्बलर में पानी लेना है, थोड़ा सा उसमें रेड कलर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, और कोई भी आप छोटा सा प्लांट ले लो, उसको हल्की सी स्टेम को नीचे से काट लो और उसको जो है फिर ऐसे पानी में डाल दो। तो जो रेड कलर इस पानी में है ना, धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे वो इसके अंदर, इसकी पत्तियों में भी आपको दिखेगा, इसके स्टेम्स में भी आपको दिखने लग जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा फूड होता है, जो हमारा खाना होता है ना, इसीलिए जो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जो कुछ क्या लगभग सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें पानी होता है, इसलिए जो पानी हम देते हैं प्लांट्स के अंदर वो सारा पानी जो है वो हमारी वेजिटेबल्स में भी आ जाता है। जो पहेली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही थी इसीलिए होता है, क्योंकि ये कैसे होता है, ये जाइलम के थ्रू होता है, वही जो है पानी को ऊपर तक लेके जाता है। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नीचे अब भूजो यहाँ पे जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं, वाई प्लांट्स ऑब्जर्व अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। भूजो जानना चाहता है कि जो पौधे हैं वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी का जो पानी है वो मिट्टी से क्यों लेते हैं। देन गिवन इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन, उसके बाद वो ट्रांसपिरेशन ही जब कर देते हैं तो वो इतना सारा पानी जो है मिट्टी से क्यों लेते हैं। ट्रांसपिरेशन समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लास 6 में भी समझा था। यू लर्न दैट द प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है काफ़ी सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है। पत्तियों के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है ना, उसमें काफ़ी सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाता है और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट जो हैं वो मिट्टी में से मिनरल्स भी ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं और पानी भी ले रहे हैं। नॉट ऑल वाटर ऑब्जर्व इन यूटिलाइज बाय द प्लांट। अब सारा पानी जो है वो पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते। पानी हम उसको पौधों को दे देते हैं, लेकिन सारा पानी जो पौधे इस्तेमाल नहीं कर पाते खाना बनाने के लिए, जितनी उनको ज़रूरत होती है उतना ही करते हैं। जो बाकी का पानी रह जाता है, द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। अब जो पत्तियों के ऊपर जो स्टोमेटा जो होता है, जो उसमें पोर्स होते हैं पत्तियों के ऊपर, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, उसके अंदर से क्या होता है, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से जो है पानी पत्तियों से बाहर निकल आता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू द स्ट्रॉ। अब जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो पत्तियों से हो रहा है, पत्तियों से जो पानी बाहर आ रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है वो क्या जनरेट कर रहा है, सक्शन ऑफ पुल जो है वो जनरेट इसमें कर रहा है। सक्शन ऑफ पुल क्या है, जैसे कि हम पानी जब पीते हैं या जूस पीते हैं तो हम एक स्ट्रॉ लगाते हैं ना, स्ट्रॉ से हम क्या करते हैं, उसको सक करते हैं तो हमारे मुंह में आ जाता है। ऐसे ही जो पत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, सक्शन पुल बना रही हैं, पानी को खींच रही हैं वो नीचे से ना, सक्शन पुल बना रही है, जिससे कि पानी क्या वो खींच रहा है और खींचने से स्टेम में, ब्रांचेस में, सब जगह पे वो आ रहा है। तो एक सक्शन पुल जो है वो बन जाता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर से, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो होता है, जिसकी वजह से पानी जो है ना ग्रेट हाइट, इनकी पेड़ कितना भी ऊंचा हो वहाँ तक जो है वो पानी पहुँच जाता है। और ट्रांसपिरेशन से जो है हमारा प्लांट क्या रहता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, जिससे हमारी बॉडी में स्वेट हो जाता है, पसीना आ जाता है, हमारी बॉडी ठंडी रहती है। ऐसे ही जब पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है तो पौधे भी जो हैं वो कूल रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।